हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे केवीएस टीजीटी एग्जाम 2016 के जो हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को देख रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट है। यानी कि आज की डेट में आपके 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो चलिए बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो मैस्लो की हायरार्की जो है ह्यूमन नीड्स की, यानी कि मानव की आवश्यकताओं की, उन्होंने प्रॉपर एक हायरार्की दी थी, किस तरह से हम नीचे से ऊपर तक बढ़ते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो एक उन्होंने पूरी हायरार्की दी हुई है। तो उसके बेस पर आपको बताना है कि ये नीड्स, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपको सीक्वेंस पर सही जाना है। देखिए ये एक पिरामिड की तरह से उन्होंने अपनी हायरार्की, या फिर ट्रायंगल बोल सकते हैं। सबसे नीचे उनकी बेसिक नीड्स आती हैं, फिर कुछ और नीड्स आती हैं, कुछ इस तरह से नीड्स आती हैं। तो आपको इस ऑर्डर में आंसर करना है, सबसे नीचे से स्टार्ट होके सबसे ऊपर वाली नीड्स की तरफ बढ़ना है। तो देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैस्लो जो है वो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स की, जिसमें हमारा फूड, वाटर, शेल्टर, या फिर हम कह सकते हैं ना हमें रेस्ट चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना मतलब पानी चाहिए, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। बहुत बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये नीड्स आती हैं सबसे पहले। उसके बाद आती हैं आपकी सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी मतलब आपको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है, फैमिली है, फैमिली में हम एक साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। सेफ्टी की नीड्स आती है, यानी कि पहले फिजियोलॉजिकल हो गई, उसके बाद आपकी आ गई सेफ्टी की नीड्स, यानी कि पहले फिजियोलॉजिकल है, फिर आपकी आती है सेफ्टी की नीड्स। उसके बाद आती है लव की नीड्स, लव और बिलोंगिंगनेस की नीड, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, जिसमें फ्रेंडशिप आ सकती है, आपकी फैमिली का बड़ा दायरा आ सकता है, या इंटीमेसी हो सकती है। ये आपकी थर्ड लेवल पर आती है, जहां पर आपको लव की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं हम एस्टीम नीड्स पर, यानी कि सेल्फ एस्टीम की यहां पर बात होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अचीवमेंट, या फिर आपके दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट क्या है, फिर आपके कितनी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी नीड्स आती हैं आपके सेल्फ एस्टीम की नीड्स, यानी कि थर्ड नंबर पे लव एंड बिलोंगिंगनेस और फोर्थ नंबर पे सेल्फ एस्टीम। उसके बाद लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे हम एक्चुअल अपना पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी, अपना उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, आपकी क्या एबिलिटीज रहती हैं, आप उन चीज को अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती हैं। तो इस तरह से करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इजी क्वेश्चन था अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर स्टडिंग द इंडिविजुअल पीपल, यानी कि एक इंडिविजुअल पीपल को आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने की क्यों जरूरत है। हम सभी को पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, इन ऑलमोस्ट सभी अलग होते हैं, कोई सिमिलर हमें शायद ही देखने को मिलता है। कुछ ट्रेट्स सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। उनके सोचने का नजरिया, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका कुछ किसी चीज को समझने का तरीका सब अलग होता है। तो हम क्यों करते हैं, इंडिविजुअल पर फोकस क्यों करते हैं। टू कीप अपडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्योंकि हम एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस से अपडेटेड रहना चाहते हैं। टू प्लेस हिम होमोजेनसली, हैंस फैसिलिटेट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ताकि उसे सामग्री रूप से समझा जा सके और शैक्षिक प्रशासन सुगम बनाया जा सके। मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ये सब करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प डेवलप द पोटेंशियलिटीज एंड आइडेंटिफाई हिज वीकनेस, उसकी जो काबिलियत है या फिर उसकी क्षमताओं को पहचान सकें, उनको डेवलप करा सकें, साथ ही साथ उसकी कमजोर चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकें ताकि उन पर हम काम कर सकें, उन चीजों को थोड़ा सुधार सकें। टू फाइंड आउट व्हाट वन हैज लर्न हैंड स्टार्ट इंस्ट्रक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर यह है कि भाई बच्चे की आप जो भी है क्षमताओं को पहचानेंगे, उसकी कमजोरियों को पहचानेंगे, क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कमजोरियों को थोड़ा दूर करके और उनके अंदर से उसको निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी दुर्बलताएं हैं उनको हम पहचानें और उन पर काबू पाएं। तो ये बेसिक एम होता है इंडिविजुअल मतलब पीपल को स्टडी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च स्टडीज रिवील दैट इंडॉक्ट्रिनेटिंग चिल्ड्रन इन रिलीजियस क्रीड्स एंड आइडियोलॉजी, मतलब आप जबरदस्ती अगर बच्चों के ऊपर धार्मिक मतों को और सिद्धांतों को थोपेंगे बच्चों के ऊपर तो क्या हो जाएगा इससे, ये क्वेश्चन है आपका। रिजल्टेड इन ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, मतलब जो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार है उसमें कमी आएगी, मतलब बच्चा अपोज करेगा उस बिहेवियर को। मेड नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर, द कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर में। रिजल्टेड इन 60% इंक्रीज इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, या फिर प्रोड्यूस्ड ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन क्राइम्स। तो देखिए ये दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज थोपते हैं किसी भी बच्चे पर तो बच्चा कहीं ना कहीं जिद्दी बनता है। जिद्दी मीन्स आप अगर कहेंगे कि नहीं करना ही है करना ही है करना ही है, और जितनी भी धार्मिक और आप इनकी बात करते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजीज की आप थोपने की कोशिश करेंगे
तो कहते हैं ना कि बच्चा बहुत ही मैं कहूंगी कि एक चिकना घड़ा टाइप ही होता है। अगर आप उसको अलग तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं तो आपको उससे प्यार से बात मनवानी पड़ेगी या फिर आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है कि आप किस चीज को किस तरह से लेते हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ज्यादा उन पर थोपेंगे अपनी आइडियोलॉजीज को, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को, तो वो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं जिद्दी होगा और वो जिद्दी पने के कारण बच्चा अपोज करेगा आपकी बातों को, और अपोज करने के लिए वो और ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो सामाजिक रूप से सही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इट्स बेटर नॉट टू इम्पोज एनी रिलीजियस क्रीड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीचर इज टू। सबसे इंपॉर्टेंट टीचर का क्या फंक्शन होता है? मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन द क्लास, की ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाकर रखे। गाइड पीपल्स ग्रोथ, मतलब यहाँ पर ही अपोस्ट्रोफ आएगा, मतलब बच्चों के विकास को मार्गदर्शन करना, उनका मार्गदर्शन करना। और प्रोवाइड रेमीडियल हेल्प वेरेवर नीडेड, जहां भी जरूरत हो आप रेमीडियल हेल्प करें। प्रोवाइड इफेक्टिव टीचिंग। तो आपको बेस्ट चुनना है इसमें से। देखिए, सिर्फ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रखने से आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे की ग्रोथ होगी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीन ऑप्शन पर जाते हैं। इफेक्टिव टीचिंग तो करनी है ऑब्वियसली। प्रोवाइड रेमीडियल हेल्प, रेमीडियल की जरूरत जब पड़ती है तब आपको करनी है, बट यहाँ पर ऑल ओवर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि आप बच्चे की ग्रोथ के लिए काम करेंगे, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से हो। बच्चे की ग्रोथ आनी चाहिए, मतलब बच्चा एक लेवल अप ही जाए, आप उसको डाउनग्रेडेड करने की कोशिश ना करें। तो गाइड करेंगे आप अच्छे से, आप एक गाइड और एक फैसिलिटेटर की तरह बच्चे की जिंदगी में काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द चीफ सेलिंग पॉइंट ऑफ द एसे एग्जामिनेशन इज इट्स, मतलब यहाँ पे सेलिंग पॉइंट का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ये है कि जो ऐसे एग्जामिनेशन को इतना प्रमोट करते हैं हम कि ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होते हैं या फिर पेन पेपर टेस्ट हो गया, तो इनको क्यों प्रमोट किया जाता है ज्यादा, इनका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो एबिलिटी टू मेजर स्किल इज समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब इसकी संक्षेपण और संगठन कौशल को मापने की योग्यता। हाई वैलिडिटी, हाई डायग्नोस्टिक वैल्यू, हाई रिलायबिलिटी। तो देखिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े ऐसे एग्जामिनेशंस भी फेल हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है रिलायबिलिटी का और वैलिडिटी का। हाई डायग्नोस्टिक वैल्यू हो सकती है, डायग्नोस्टिक वैल्यू, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इसके थ्रू जो है आप स्किल मेजर करते हैं कि बच्चा किस तरह से समराइज कर रहा है और अपने थॉट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसे दिया है या फिर कोई भी टॉपिक दिया है अपने बच्चे को लिखने के लिए, सपोज आपने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का ही बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इससे लोगों की जिंदगी कितनी इफेक्टेड हुई है, तो आप इस पर अगर ऐसे लिखने को बोलेंगे तो हर बच्चे का जो कंटेंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा एक दूसरे से। आप देखेंगे कि वो किस तरह से समराइज कर रहा है चीजों को, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज लिखता है, उसने अपने सेंटेंसेस पे कितना फोकस किया है, कितनी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या इंपॉर्टेंट बातें उसने इंक्लूड की है, या बस वो रैंडम ही लिखता जा रहा है। तो आप उसमें कहीं ना कहीं ये कौशल विकसित करना चाहते हैं कि बच्चे को समराइज करनी आनी चाहिए कोई भी चीज, और उसको एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना आना चाहिए, मतलब उसका थॉट प्रोसेस जो है बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिसको रिटन पेपर में निकाल सके। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको किसके थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास। बैटरी ऑफ IQ टेस्ट, सर्टेन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ पे क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों क्यों नहीं होंगे? इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन तो दोनों ही टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी क्रिएटिविटी देखने के लिए, तो ऑब्वियसली आप टीचर क्या करता है, टीचर ऑब्जर्व करके तो क्रिएटिविटी देखता है कि बच्चे के काम में क्या क्या चीजें आ रही है, वो क्या नयापन लेकर आ रहा है। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू नोवेलनेस, मतलब आप कितनी नयापन लेके आने अपनी चीजों में, जो आज तक किसी और ने नहीं बताया है, आप ऐसी कोई चीज बता रहे हैं या ऐसी चीज कोई करके दिखा रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी लेवल होता है। एप्टीट्यूड, अगेन एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, क्योंकि एप्टीट्यूड किसी एक सिंगल चीज में होता है। सपोज आपका साइंस में बहुत जबरदस्त एप्टीट्यूड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो आप एक इनोवेटिव चीज लेकर आ रहे हैं, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट आर लाइक दैट। अब IQ टेस्ट जो है, इंटेलिजेंस आपका बेसिकली रिलेटेड होता है गिफ्टेडनेस से, कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को। जहां 10 बच्चे जो हैं चीजों को एक बार में बिल्कुल कैच नहीं कर पाते, आप वहां 1 मिनट में जो है चीजों को समझ लेते हैं। टीचर ने एक बार बोला, आपको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत हाईली गिफ्टेड हो सकते हैं अगर आपका IQ बहुत ज्यादा है। आप फैक्ट्स को बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, आप कंसेप्ट को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव नहीं कह सकते। एक
आईक्यू वाला बच्चा क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा तो क्रिएटिविटी होगी ही होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट द न्यू आइडियाज, द इनोवेटिव आइडियाज के बारे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, टू एडुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स, मतलब अगर आप प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है। टू सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द लैप ऑफ नेचर लाइक आश्रम्स इन गुड ओल्ड डेज, तो जैसे पुराने जमाने में होता था कि आप आश्रम सेटअप कर दीजिए और आप पढ़ाइए, क्या ये होता है नेचर का मतलब। टू एडुकेट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर नेचुरल लॉज जो होते हैं, प्राकृतिक नियम होते हैं, प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। या फिर टू स्टडी नेचुरल लॉज एंड अप्लाई देम टू एजुकेशन प्रोसेस, या फिर आप नेचुरल लॉज को स्टडी करो और फिर उनको अप्लाई करो एजुकेशनल प्रोसेस पर। या फिर टू रिटर्न टू द नेचुरल टू द नेचर एज अपोज टू द आर्टिफिशियल इन लाइफ, जीवन में कृत्रिम की बजाय प्रकृति की ओर उन्मुख, नेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेना ये। टू रिटर्न टू द नेचुरल एज अपोज टू द आर्टिफिशियल इन लाइफ, मतलब कि नेचुरल वे में वापस चले जाएं आप, बल्कि आर्टिफिशियल चीजों को ना देखें। तो आज के दौर में ये सब तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर नेचर की बात हो रही है कि नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेट करने का मतलब क्या होता है। देखिए, नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेट करने का मतलब होता है कि आप नेचुरल लॉज पर चले, जैसे जो रूसो बात करते थे, रूसो हो गए या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उन लोगों ने भी नेचुरलिज्म को फॉलो किया था कि आप जो नेचर के लॉ है उनके अनुसार एजुकेट कीजिए। मैंने इसका आपको समझाया भी था जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो इसमें होता क्या है कि आप जो है कंसिक्वेंसेस जो भी आएंगे, परिणाम जो भी आएंगे बच्चे को, वो नेचुरल लॉज के थ्रू मिलेंगे। यानी कि आप ऊपर से कुछ इंपोज मत कीजिए, आप कोई रिवॉर्ड मत दीजिए, आप कोई पनिशमेंट मत दीजिए। लेट द नेचर डिसाइड, कि नेचर को डिसाइड करने दो कि उसके साथ क्या होगा। तो नेचुरल लॉज जो होते हैं, प्राकृतिक नियम है कि हम किसी को सताएंगे तो हमें वापस मिलेगा, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ऊपर से कुछ मत थोपिए, जो प्रकृति का नियम है चलने दीजिए, सबको जो करना है करने दो, वो अपने आप ही समझ जाएंगे जब नेचर अपने आप उनको पनिश करेगा या उनको रिवॉर्ड देगा, ये वाली बात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हेन स्कूल चिल्ड्रन बिकम मिस्चीवियस, एक्सप्लोसिव या फिर रेबिलियस और एपैथेटिक बोल सकते हैं, द टीचर शुड बी, जब बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हो जाएं, विद्रोही हो जाएं, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर, ये पूछा है क्वेश्चन। द अंडरमाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ होम एंड कम्युनिटी, द टीचर लुक इनटू, मतलब टीचर को कहाँ ध्यान देना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो घर और समुदाय को गुप्त रूप से दुर्बल बनाने वाले प्रभाव की ओर आप ध्यान देंगे। द एटमोस्फियर ऑफ द होम विच द चाइल्ड कम्स फ्रॉम, आप बच्चे के होम पर जाएंगे, मतलब घर किस वातावरण से आता है वहां पर ध्यान केंद्रित करेंगे। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क असाइंड एंड द डिमांड्स मेड ऑन देम, निर्धारित कार्य की उपयोगिता को देखेंगे और बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर देखेंगे। एंड द सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, या फिर क्लास की समाजमीतीय संरचना देखेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो देखो, यहाँ पर ये है कि अगर स्कूल चिल्ड्रन बिकम, अगर स्कूल के बच्चे ऐसे बन जाएं, ठीक है, जब वो बन जाएं, अगर स्कूल के बच्चे विद्रोही शरारती बन जाते हैं, तो फिर अध्यापक को सबसे पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अध्यापक को ध्यान बच्चे पर ही देना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल चिल्ड्रन बन जाते हैं जब मिस्चीवियस, ठीक है। तो यानी कि स्कूल में तो कुछ ना कुछ कमी होगी ना। सबसे पहले आप स्कूल के मैटर में देखेंगे, बच्चे को देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो काम दिया है आपने, उसकी अप्रोप्रिएटनेस कैसी है और उसकी डिमांड क्या आ रही है, बच्चों से क्या आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, क्या उस काम की वजह से बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं या फिर कोई और रीजन है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, उसके बाद आप घर पर जाएंगे या फिर कुछ और सबसे पहले, इसके बाद ऑब्वियसली आप घर पर जाएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके बाद आप कम्युनिटी पर जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान में रखेंगे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट हेल्पफुल ऑफ, तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं निम्नलिखित में से किस में सहायक नहीं होते हैं, ये बताना है आपको। यहाँ पर है प्रिपेयरिंग इवेल्युएशन टूल्स को बनाने में, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे को विकास के समझने में, जो मतलब यहाँ पे शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो बताना है, कहाँ पर हेल्प नहीं करते हैं आपको। सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो कैसा आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह का देना चाहते हैं उसको डिजाइन करने में। ये अगेन बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप लोगों की भी सोच काफी मुखर है, आप लोग भी सोच सकते हैं इसके बारे में कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है और पूछा क्या गया है।
यहाँ पर देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि एजुकेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, हमने उद्देश्य सेट कर दिए, उसके बाद हम बाद की चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे ब्रॉड उसमें ये एम है हमारे, ठीक है, ये एम है। अब इसके बाद जो है, अब आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, आप लर्निंग एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, आप इवैल्यूएशन टूल्स भी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। ये क्योंकि आपको ऑब्वियसली पहले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और लर्निंग एक्सपीरियंस देने के बाद आपको इवैल्यूएशन भी तो करना है बच्चे का, तो ये तीनों तो इनसे रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास को समझने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ही आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एजुकेशन में कि हाँ भाई आपको बच्चे की ये डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑड वन आउट ये बी है। ओके, जो पहले बच्चे की डेवलपमेंट को आप समझेंगे ना, उसके बाद ही तो आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। अब कुछ भी हो सकता है और भी है ना, ऑफिशियल आंसर की मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको अपनी चीज बता रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे ना ए सी डी, अगर आप एलिमिनेट करने पे आए ऑड वन आउट को, तो यहाँ पर बी ही एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि ये सब आपका टीचिंग लर्निंग मेथड उससे मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया, फिर इवैल्यूएशन टूल्स हो गया। अब यहाँ पे ऑड जो है ये अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ही निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेक्चर मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यूज्ड टू। तो जो लेक्चर मेथड है वो कब अप्रोप्रिएट हो सकता है, जब हम यूज टू, मतलब क्या, किस स्थिति में वो सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। टीच कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जब आप बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी वाले विषय को पढ़ाते हैं, बहुत ही विवादास्पद है, जैसे कि जेंडर बाइसेंस हो गया ना, या फिर रिजर्वेशन हो गया, ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है। होल्ड द अटेंशन ऑफ द अनरूली क्लास, या फिर उपद्रवी क्लास, मतलब जो बहुत ही बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं जिस क्लास के। डेवलप इंटरेस्ट एंड सप्लीमेंट द टेक्स्ट, या फिर इंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जब आप लेक्चर मेथड देखिए, लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी तभी होगा जब आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और वो आपके टेक्स्ट को, जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे, उसको सप्लीमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन 2016 एग्जाम के टीजीटी के कंप्लीट होते हैं। अगर कोई भी डाउट इन केस आपको रह जाता है तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज का डाउट क्लियर हो रहा है तो आप दूसरे को समझा भी सकते हो, है ना। पीयर लर्निंग यहाँ पर भी होनी चाहिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।